सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको एसिड बेस एंड सोल्ट वाला जो चैप्टर है ना, वो आपको ए से लेके जेड तक कंप्लीट करवाने वाला हूं। और मैं तुम्हें लिटरली गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो के बाद है ना आपको इस चैप्टर की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमारे क्लास 11th वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ना ये चीजें नहीं कराऊंगा, क्यों? क्योंकि सीबीएसई आपकी इन चीजों में से क्वेश्चन पूछती नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर उतनी चीजें कराऊंगा जिसमें से आपकी सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है, जो आपकी चीजें इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे ना इस चैप्टर में, आपके केमिकल इक्वेशन में से पूछे जाएंगे। तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन है आपकी रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। जब आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं ना, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे एसिड और बेस एक दूसरे की बिल्कुल ये मान के चलो अपोजिट चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है। तो जब आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? आपका सोल्ट बनता है एंड वाटर बनता है। क्लियर एवरीवन? और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहां पे एग्जांपल देखो, हमने क्या लिया? KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, जो कि क्या है? एक बेस है। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। अगर आप इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, जो कि एक सोल्ट है, और आपका पानी बनेगा। क्लियर एवरीवन? ये रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद आपकी सेकंड रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। कि अगर हम किसी मेटल को एसिड के अंदर डालेंगे ना तो क्या होगा? अगर आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका नमक बनेगा, और साथ में आपकी जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो आपकी हवा में उड़ जाएगी। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो मैंने मैग्नीशियम ले लिया, जो कि एक मेटल है। अगर आप मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालोगे तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, जो कि एक सोल्ट है, और आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपकी तीसरी रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। कि जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, वो आपके एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो अगर आप मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका एक तो सोल्ट बनेगा और एक साथ में आपका वाटर बनेगा। अब आप सोचोगे कि भैया ये जो सोल्ट और वाटर है, ये तो हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर भी बना था। यस, ऐसा क्यों हो रहा है? इस मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है ना, वो क्या होता है? बेसिक होता है, यानी कि बेस की तरह ये रिएक्ट करता है। तो अगर बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? नमक और पानी बनेगा। एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो मैंने कॉपर ऑक्साइड ले लिया। कॉपर ऑक्साइड क्या है? मेटल ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड और आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराओगे तो आपका कॉपर क्लोराइड बनेगा और आपका पानी बनेगा। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपकी अगली रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर आप एसिड को मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? आपका नमक बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और आपका पानी निकलेगा। एग्जांपल देखो, पहले मैं क्या करूंगा, मैं सोडियम कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो क्या बनेगा? आपका सोडियम क्लोराइड बनेगा, पानी बनेगा और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये जो है ना सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या है? मेटल है, तो ये मेटल का कार्बोनेट है। ठीक है, तो अगर आप मेटल के कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, नमक बनेगा, पानी बनेगा और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब मैं दूसरे एग्जांपल में क्या ले रहा हूं, मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहा हूं। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो नमक बनेगा, पानी बनेगा और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्लियर एवरीवन? ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद आपकी अगली चीज आती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात है ना, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूं। जो आपके एसिड होते हैं ना, ये आपके सॉलिड फॉर्म में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जो एसिड होते हैं ना, ये सिर्फ आपके लिक्विड फॉर्म में ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई सॉलिड फॉर्म में एसिड है ना, उसमें से बिजली पास नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसी एसिड को पानी में डाल दोगे, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, तो उस एक्वस सॉल्यूशन में से आपकी जो बिजली है वो आपकी पास हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? और अगर आपको जानना है कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दो टाइप के एसिड होते हैं, एक होता है आपका वीक एसिड, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जिस एसिड का पीएच जितना कम होगा ना, वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मान लो एक एसिड आपके पास जिसका पीएच कितना है? 1 है, और वहीं पे एक दूसरा एसिड है जिसका पीएच आपके पास 6 है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? 1 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि जिसका पीएच जितना कम होता है ना, वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका बेस आता है। तो इसमें से भी है ना, ये वाली चीजें आपके पेपर में नहीं पूछी जाएगी। बेस के रिएक्शन आपको याद करने। तो सबसे पहला रिएक्शन है बेस का, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। कि अगर आप एक मेटल को बेस के अंदर डालोगे तो क्या होगा? आपका नमक बनेगा और आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे आपने मान लो जिंक मेटल ले लिया और उसको आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसके अंदर डाल दिया, तो क्या बनेगा? Na2ZnO2। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट बोलते हैं। और आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी।
क्लियर एवरीवन, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना, सारे के सारे मेटल आपके बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ ही आपके सिलेक्टिव मेटल ऐसे होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, सारे मेटल आपके बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आपकी दूसरी रिएक्शन आती है बेस इन वाटर, कि अगर आप एक बेस को पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा, अगर आप बेस को पानी के अंदर डालोगे ना तो आपके OH नेगेटिव आयन वो रिलीज करेगा। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे मान लो आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर डाल दिया तो आपका मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और जो आपके OH नेगेटिव आयन है ना वो आपके अलग हो जाएंगे। तो अगर आप बेस को पानी के अंदर डालोगे तो आपके OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, और वहीं पे अगर आप एसिड को पानी के अंदर डालोगे तो उस केस में आपके H पॉजिटिव आयन निकलते हैं। एसिड में H पॉजिटिव आयन निकलते हैं, बेस के अंदर आपके OH नेगेटिव आयन निकलते हैं। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आपकी अगली रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, कि अगर आप एक नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के अंदर डालोगे तो क्या रिलीज होगा, आपका नमक रिलीज होगा और आपका पानी बनेगा। एग्जांपल से देखो, अगर आपने मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, ये आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि कार्बन आपका नॉन मेटल होता है, तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया ना, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि आपको पता है एक बेस होता है। तो अगर आप नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के अंदर डालोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि क्या होता है एक सोल्ट होता है, और साथ में आपका पानी निकलेगा। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आपका अगली चीज आती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो आपके बेस होते हैं ना, चाहे आपके बेस हो चाहे आपके एसिड हो, वो दोनों के दोनों आपके सॉलिड फॉर्म में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जो आपके एसिड और बेस होते हैं ना वो सिर्फ आपके लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्लियर एवरीवन। और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, तो जिस बेस का पीएच जितना ज्यादा होगा ना वो बेस आपका उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एग्जांपल से समझो, मान लो आपके पास एक बेस है जिसका पीएच 8 है एंड वहीं पे एक दूसरा बेस है जिसका पीएच मान लो 13 है, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये 13 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बेस के केस में क्या होता है कि जितना पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी वो चीज आपकी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होती है। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं आपको पीएच स्केल के बारे में बताता हूं। पीएच स्केल होता क्या है, तो पीएच स्केल के ऊपर है ना आपकी नंबरिंग होती है 0 से लेके 14 तक। जो 7 वाली नंबरिंग होती है ना ये आपके न्यूट्रल की होती है। न्यूट्रल जैसे आपका वाटर हो गया तो वाटर का पीएच कितना होगा, 7 होगा। 7 से जितनी पीएच की वैल्यू कम होगी ना वो चीज आपके उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, और 7 से ज्यादा वैल्यू होगी तो वो चीज उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी। क्लियर एवरीवन। और 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे आपका पानी है, पानी ना आपका एसिड है ना बेस है, तो पानी का पीएच कितना होगा, 7 होगा। क्लियर एवरीवन। अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि जो आपके पीएच होते हैं ना ये हमारे रियल लाइफ के अंदर कहां पे यूज होते हैं। अब पहले एग्जांपल में देखो क्या बोला गया है कि आपका सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट, कि ये जो आपके एनिमल होते हैं ना, जैसे कोई चींटी है या कोई मधुमक्खी, अगर वो मधुमक्खी आपको काट लेगी तो यहां पे सूजन हो जाती है। तो जब मधुमक्खी आपको काटती है ना तो वो आपकी बॉडी के अंदर क्या डाल रही है, एसिड डाल रही है। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर एसिड आ गया तो वहां पे सूजन हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जहां पे आपको मधुमक्खी ने काटा है ना वहां पे क्या लगा दो, वहां पे है ना आप माइल्ड बेस लगा दो। माइल्ड बेस जैसे कि आप बेकिंग सोडा लगा सकते हो। तो उससे क्या होगा कि मधुमक्खी ने आपकी बॉडी के अंदर एसिड डाल दिया है ना, और ऊपर से आपने बेस लगा दिया। तो जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, है ना। तो वो जो आपका एसिड था, जो मधुमक्खी ने एसिड आपकी बॉडी में डाला था, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। और न्यूट्रलाइज होने से क्या हो जाएगा कि जो आपकी सूजन है ना, जो सूजन है और जो आपका दर्द है वो आपका कम हो जाता है। क्लियर एवरीवन। तो देखो यहां पे भी ना आपका पीएच यूज हुआ है कि भाई अगर एसिड है तो बेस लगा दो, उससे क्या हो जाएगा, पीएच न्यूट्रल हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। अब दूसरे एग्जांपल में क्या बोला गया है कि ये जो पीएच है ना ये हमारे फार्मर को भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, देखो हमारे खेतों में जितनी भी फसल लगाई जाती है ना, जो आपकी अच्छी फसल होगी वो हमेशा न्यूट्रल सोइल पे उगेगी। अगर सोइल का पीएच न्यूट्रल होगा, कितना होगा, 7 होगा ना, तो आपकी जो फसल है उसको ग्रो होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन अगर सोइल का पीएच कम हो गया 7 से, या 7 से ज्यादा हो गया, तो आपकी जो फसल है ना वो अच्छी ग्रो नहीं होगी। तो अगर हमारी सोइल का पीएच कम हो जाए, मान लो 6 हो जाए, तो फार्मर क्या करेगा, उस सोइल के अंदर बेस वाला फर्टिलाइजर डाल देगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो सोइल है ना वो एसिडिफाइड हो गई है। तो अगर बेसिक फर्टिलाइजर उसके अंदर डलेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन वहीं पे मान लो अगर सोइल का पीएच 7 से ज्यादा हो जाए, मान लो 8 हो जाए, तो फिर फार्मर क्या करेगा, उस केस में जो फार्मर है ना वो जो फर्टिलाइजर डालेगा वो एसिड वाला फर्टिलाइजर डालेगा। उससे क्या होगा कि जो सोइल है वो बेसिक है और एसिड का फर्टिलाइजर डाल दिया तो न्यूट्रल हो जाएगा। समझ रहे हो। तो जो सोइल है ना उसका न्यूट्रल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल सोइल के अंदर ही जो आपकी फसल होती है, जो क्रॉप्स होती है ना, वो बेटर तरीके से ग्रो कर पाती है।
क्लियर एवरीवन। तीसरा एग्जांपल देखो कि जो आपका पीएच वाली जो चीज है ना, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैंने आपको लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में एक चीज बताई थी कि हमारे पेट के अंदर है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि डाइल्यूट होता है, लेकिन अगर हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट बढ़ जाए तो हमारे पेट में क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, राइट। यानी कि हमारे पेट के अंदर एसिड का अमाउंट बढ़ गया है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हम बाहर से या तो इनो खाएंगे या फिर ऐसी कोई दवाई खाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, बेस होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पेट के अंदर एसिडिटी हो गई, मतलब पेट के अंदर एसिड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई है। तो अगर हम बाहर से क्या खाएंगे, बेस खाएंगे, है ना, तो क्या होगा, हमारे पेट के अंदर जाके वो जो बेस है वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर एवरीवन। और ये जो आपके बेस वाली जो दवाइयां होती है ना, इनको क्या बोलते हैं, एंटा एसिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिड को काटती है। क्लियर एवरीवन। अब अगले एग्जांपल में क्या बोला गया है, पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। जब भी हम खाना खाते हैं ना, मतलब जब हम कुल्ला वगैरह कर लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, लेकिन मुंह धोने के बाद भी ना हमारे मुंह के अंदर खाने के ना छोटे छोटे पार्टिकल हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। और वो जो पार्टिकल है ना, जो फूड पार्टिकल हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं, वो एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मुंह का जो पीएच है ना, एसिड रिलीज होगा तो मुंह का पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाता है, 5.5। और अगर हमारे मुंह का पीएच कम हो जाता है ना, तो वो आपका जो पीएच है, जो एसिड है, वो हमारे दांतों के साथ रिएक्ट करके हमारे दांतों को कमजोर करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको खाना खाने के बाद क्या करना होता है, ब्रश करना होता है। क्योंकि जब हम ब्रश करेंगे ना, चाहे कोलगेट करो, चाहे सेंसोडाइन करो, जो भी करो, जब भी हम ब्रश करते हैं तो हमारे जो टूथपेस्ट होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, नमक तो होता ही है। उस कोलगेट के अंदर है ना एक चीज और होती है, क्या होता है, बेस होता है। तो अगर हमारे मुंह का पीएच कम है, मान लो 5.5 है, तो अगर हम टूथब्रश करेंगे तो कोलगेट करने से क्या होगा कि हमारे मुंह के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं। तो मुंह के अंदर पीएच ऑलरेडी कम था, बेस लगाने से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि जो फूड पार्टिकल वो एसिड रिलीज करते हैं, कोलगेट के अंदर बेस होता है, तो एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाता है। उससे क्या होगा, कोलगेट करने से क्या होगा कि हमारे जो दांत है ना वो खराब नहीं होंगे। इसीलिए बोला जाता है कि दिन में आपको कम से कम 2 बार कोलगेट करना है। क्लियर एवरीवन। चलो अब आगे चलते हैं। सोल्ट कैसे बनता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सोल्ट बनता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो नमक बनेगा और पानी बनेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब सोल्ट आपके कितने टाइप के होते हैं, इसमें से क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ध्यान से सुनना, दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लोर एल्कली प्रोसेस समझ नहीं आता। मैं अब आपको ना बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, आप है ना एक बीकर लो, उसके अंदर पानी डालो, उसके अंदर है ना थोड़ा सा नमक मिक्स कर दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सोडियम क्लोराइड जो कि नमक होता है, जो कॉमन सोल्ट होता है, हम अपने घर में यूज करते हैं, वो आपने पानी के अंदर मिक्स कर दिया। अब उस बीकर के अंदर क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी पास करो। उसके अंदर है ना 2 तार डाल दो और इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दो। क्या होगा, आपका ना एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, दूसरा आपका क्लोरीन गैस बनेगी, और तीसरी आपका हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर एवरीवन। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और ये जो आपका सोडियम क्लोराइड वाला जो सॉल्यूशन है ना, जब आप एक पानी के अंदर कॉमन सोल्ट मिक्स करोगे तो वो जो सॉल्यूशन बनता है ना, जो सोल्ट सॉल्यूशन बनता है, उसे क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। क्लियर एवरीवन। तो जब आप पानी के अंदर नमक मिक्स करके उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन अब ना ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये आपका कहां पे जाके कलेक्ट होगा, कैथोड पे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कैथोड पे जाएगा, और जो आपकी क्लोरीन गैस है ना, ये आपके एनोड पे जाएगी, और जो आपकी हाइड्रोजन गैस है ये आपके कैथोड पे जाएगी। क्लियर एवरीवन। ये चीज है ना आपको पता होनी चाहिए कि इस रिएक्शन के दौरान कौन सी चीज कहां पे जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कैथोड पे जाएगा, क्लोरीन गैस आपकी एनोड पे जाएगी, और हाइड्रोजन गैस आपकी कैथोड पे जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर। अब मैं आपको ना इंपॉर्टेंट कंपाउंड करा देता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। इसको बनाते कैसे हैं, जब आप स्लेक लाइम में से क्लोरीन गैस पास कराओगे ना, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और साथ में आपका पानी बनेगा। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूज केस क्या क्या होते हैं, एक तो ब्लीचिंग पाउडर आपका ब्लीच करने में यूज होता है, दूसरा कॉटन कपड़ों को ब्लीच करने में भी यूज होता है, तीसरा ये ना, ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है, तीसरा इसको ना पानी को साफ करने में, प्योरीफाई वाटर, पानी को साफ करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, और इसको ना क्लोरोफॉर्म, यानी कि जो नशे वाली जो दवाइयां होती है ना, जिससे मतलब सुंघाते ही आदमी बेहोश हो जाता है ना, अपनी मूवीज वगैरह में देखा होगा, उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, ये आपका क्लोरोफॉर्म बनाने में भी यूज होता है।
ठीक है। इसके बाद आपका अगला कंपाउंड आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। इसको बनाते कैसे हैं? जब आप नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया इन चारों को मिक्स कर दोगे तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा और साथ में आपका जो बेकिंग सोडा है वो बन जाएगा। अब बेकिंग सोडा नाम से पता चल रहा है कहां कहां यूज होगा। एक तो देखो ये कुकिंग में यूज होता है, जो आपकी छोले की सब्जी होती है या फिर केक वगैरह बनाने में बेकिंग सोडा यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा, ये आपका एज ए एंटी एसिड भी यूज किया जाता है। अगर किसी के पेट में एसिडिटी है तो अगर आप बेकिंग सोडा को पानी में मिक्स करके पी लोगे ना तो आपकी जो एसिडिटी है वो आपकी कम हो जाती है। साथ में इसको ना फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी यूज किया जाता है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है, दैट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। और इसको बनाते कैसे हैं? अगर आप बेकिंग सोडा को गर्म करोगे ना तो आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा, आपका पानी बनेगा और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हवा में उड़ जाएगी। इसके बाद आप क्या करोगे? सोडियम कार्बोनेट को है ना पानी के अंदर मिक्स कर दो तो ये क्या करेगा? सोडियम कार्बोनेट आपके पानी के 10 मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके क्या बना देगा? आपका वॉशिंग सोडा। क्लियर एवरीवन? अब वॉशिंग सोडा आपका कहां कहां पे यूज होता है? कांच बनाने में, पेपर बनाने में, साबुन बनाने में, इन तीन चीजों को बनाने में आपका वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। आपका बोरेक्स बनाने में भी वॉशिंग सोडा यूज होता है, कपड़ों को धोने में भी वॉशिंग सोडा यूज होता है और पानी की हार्डनेस यानी कि अगर आपका कोई नमकीन पानी है उस नमकीन पानी को मीठा पानी बनाने में भी आपका वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आता है आपका पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। यहां पे पानी का मॉलिक्यूल कितना होगा? आधा होगा। इसको बनाते कैसे हैं? आपको सिंपल क्या करना है? जिप्सम लेना है। जिप्सम को अगर आप गर्म करोगे ना तो आपका क्या होगा? जिप्सम के अंदर है ना पानी के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन जब आप जिप्सम को गर्म करते हो तो आपका 1.5 मॉलिक्यूल पानी उड़ जाता है और क्या बचेगा? CaSO4 हाफ H2O। और इसी को क्या बोलते हैं? पीओपी बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? तो अगर आपको पीओपी बनाना है तो सिंपल क्या करना है? आप है ना जिप्सम को गर्म कर दो और अगर आप पीओपी को वापस पानी में डाल दोगे तो जो पीओपी है वो वापस आपकी जिप्सम में चेंज हो जाएगी। जिप्सम को गर्म करोगे तो पीओपी बन जाएगा। पीओपी को अगर भिगोगे, पानी के अंदर मिक्स करोगे तो वो आपकी जिप्सम बन जाती है। अब पीओपी के यूजेस क्या क्या है तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। बहुत ज्यादा फेमस एग्जांपल है कि अगर किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाए तो उसके ऊपर जो प्लास्टर लगता है ना वो प्लास्टर बनाने में भी पीओपी यूज होता है और खिलौने और मूर्ति बनाने में भी पीओपी यूज होता है और अगर आपको घर में पेंट कराना है उस टाइम भी आपका पीओपी यूज होता है। क्लियर एवरीवन? इसी के साथ आपका ये वाला जो चैप्टर खत्म होता है। इसी टाइप से ना मैंने बाकी चैप्टर की भी रैपिड रिवीजन ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है तो प्लीज जाके उनको देखना और हाँ साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर की रैपिड रिवीजन चाहिए। जिस चैप्टर की ज्यादा डिमांड आएगी ना अगली वीडियो में मैं आपको उस चैप्टर की जो रैपिड रिवीजन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो गाइज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।